क्यों तुम मेरी बात नहीं मान लेती? क्यों तुम इतनी पत्थर दिल हो गई हो? क्या तुम पर मेरे जज्बातों का बिल्कुल असर नहीं होता? क्या तुम्हें मेरी सच्ची भावनाओं पर कोई शक है? क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद की तस्वीर नज़र नहीं आती? आखिर तुम क्यों मुझसे दूर भागती हो? जब भी मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर चली जाती हो। तुम्हारा ये रवैया मुझे बहुत हर्ट करता है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो? एक बात याद रखो, मोहब्बत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं तो तुमसे पिछले 5 सालों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ आस्था? प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। रजत थके हारे अंदाज में आस्था से बोला। ये कहानी है रजत और आस्था की। रजत पिछले 5 सालों से आस्था को अपने दिल की बात बता रहा है, लेकिन आस्था हर बार उसे निराश कर देती है। आज भी वो आस्था से अपने दिल की बात कहकर उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन आस्था को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी प्रकार समंदर की लहरों को देखती रही। फिर बड़ी ही शांति से अपने शोल्डर कट बालों में हाथ फिराकर बोली, रजत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। खुद को मेरे पीछे बर्बाद मत करो। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे नहीं मिलवा सकती। मैं वो खुशनुमा नज़ारा हूँ जिसे तुम जी भर कर देख तो सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हें मैं एक सलाह देती हूँ, किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर लो। दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं, और तुम्हारे पीछे तो जाने कितनी लड़कियाँ मरती हैं। मेरी बात मान लो और एक अच्छी लड़की चुनकर शादी कर लो। और हाँ, अपनी शादी में मुझे ज़रूर बुलाना। तुम अपनी ये नेक सलाह अपने पास रखो, मुझे मत दो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रजत रूठे रूठे अंदाज में बोला। आस्था रजत की ओर देखकर हौले से मुस्कुरा दी, जिसमें छुपा हुआ था असीम दर्द। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो रजत की इन गहरी आंखों में डूब न जाए, कहीं उसके दिल के मोहल्ले की में बनाई गई पत्थर की चार दीवारी में दरार न पड़ जाए, कहीं उसकी झूठी बहादुरी का भरम टूट न जाए। देखो रजत, पहली बार तो तुम ये नई नवेली दुल्हन की तरह रूठना छोड़ दो। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ कि तुम्हें मनाऊंगी। दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कह रही हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यही सच है। इस बार को तुम जितनी जल्दी समझ लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। आस्था अपनी आंखों की मोतियों को छुपाकर बोली। आस्था, तुम मेरी आंखों में झांक कर बोलो, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हारा दिल भी यही कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रजत ने आस्था को अपनी तरफ मोड़ कर कहा। रजत, मुझे तुम्हारी आंखों से डर लगता है। मुझे नहीं देखना तुम्हारी आंखों में। हटो यहाँ से, मुझे घर जाना है। ऑफिस से निकले हम लोगों को बहुत देर हो गई है। तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ज़रूर मेरी क्लास ले लेंगी, इसीलिए उनकी लंबी चौड़ी डांट सुनने से अच्छा है मैं टाइम पे घर पहुंच जाऊं। आस्था बेपरवाही से बोली। उसे पता था कि अगर उसने रजत की आंखों में झांका तो उसकी सच्चाई में डूब जाएगी। तुम ऐसी क्यों हो आस्था? प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा खुद को बदल डालो। रजत अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए बोला। गुड बाय रजत, मैं चलती हूँ। आस्था ने रजत की बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। इतना कहकर रजत लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आस्था के सब्र का बांध टूट गया। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रो पड़ी। आई लव यू रजत, आई लव यू। उसने बैठकर अपने हाथों से रेत पर रजत का नाम लिखा। तभी एक तेज लहर आई और आस्था को भिगोती हुई उस नाम को मिटा गई। अब रजत की जगह केवल जा दिख रहा था, जो आस्था को मुंह चिढ़ा रहा था। आस्था अपने अंदर की टूट फूट को कैसे दिखाए? उसे किसी रिश्ते पर कोई भरोसा नहीं है। उसने उस बचपन से ही रिश्तों की दरकी हुई दीवारों को देखा है। अपने माँ बाप के बीच घमासान झगड़े को देखा है। माँ की पिटाई देखी है, पिता का गुस्सा देखा है, और माँ की तेज जबान देखी है। टूटे हुए कप प्लेट देखे हैं तो फेंका हुआ खाना भी देखा है। माँ के गाल पर बनी पापा के थप्पड़ के निशान भी देखे हैं, और पापा के नोचे हुए बाल भी। उसकी माँ इंग्लैंड की थी और पापा इंडिया के। हालांकि उसकी मम्मी भी
भारतीय थी, लेकिन उसके नाना नानी कई वर्ष पहले इंग्लैंड में व्यापार के सिलसिले में आए थे और वहीं बस गए थे। उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी थी। वहीं आस्था की मम्मी का जन्म हुआ था। वहीं के खुले माहौल में उनकी परवरिश हुई थी। बला की जिद्दी लड़की थी आस्था की मम्मी अमीषा। अपनी हर सही गलत बात मनवाना, दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करना, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सारी आदतें उसके अंदर थी। लेकिन इतनी गलत आदतों के बावजूद उसके अंदर एक ख़ास बात थी, वो सबकी हेल्प करती थी। उसके साथ इंडिया का एक लड़का पढ़ता था, सारांश, जो जाने कितनी मुसीबतों से जूझता हुआ अपनी एक दूर की बुआ के पास इंग्लैंड पढ़ने आया था। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके अंदर किसी भी प्रकार से एक इंजीनियर बनने की धुन सवार थी, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। वो हमेशा खुद में रिजर्व रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इतनी फ्रैंक होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे हमेशा उसे पसंद करने लगी थी। वो सारांश से बात करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सारांश शर्मीला प्रवृत्ति का था, ज़्यादा बात नहीं करता था, बस हाँ हूँ में जवाब देता। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी था। भूखा रह जाता, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक बार वो एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं आया, तब अमीषा उसका पता लगाते लगाते अपनी एक दोस्त के साथ उसके ठिकाने पर पहुंची। उसका ठिकाना क्या था? टीन शेड से बने हुए 2 कमरे, जिसमें एक में उसकी बुआ रहती थी और दूसरे कमरे में वो रहता था। वहीं पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना सब कुछ था। वहाँ रहने के एवज में उसे उस घर का सारा काम करना पड़ता था। उसकी बुआ बीमार रहती थी, इसीलिए सब कुछ उसी को करना पड़ता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देता था। अमीषा ने उसकी बुआ को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बुआ उसे शक की निगाहों से देखने लगी कि इतनी मॉडर्न लड़की सारांश से मिलने क्यों आई है। खैर, वो उसे सारांश के कमरे में ले गई। वहाँ सारांश बिस्तर पर बेसुध होकर पड़ा था। रूम अस्त व्यस्त था, कापी किताबें इधर उधर फैली हुई थी। खाना ढका हुआ एक कोने में रखा था, जिसमें से बदबू आ रही थी, मानो 1-2 दिन का बासी खाना हो। एक फ्रिज तो दूर, साधारण सा पंखा भी नहीं था वहाँ। अमीषा ने बुआ से पूछा, आंटी जी, सारांश को क्या हुआ है और कमरे की ऐसी हालत क्यों है? सारांश 1 हफ्ते से बुखार में तप रहा है। मैं चल फिर नहीं सकती, इसीलिए उसके लिए दवा भी नहीं ला पाई। मैं तो अपाहिज हूँ बेटा, कैसे कुछ कर सकती हूँ? जो पैसे थे ख़त्म हो गए, पेंशन आने में अभी देर है। ना घर में राशन है और ना मेरी दवाएं। अब तो हम दोनों मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? सारांश की बुआ ठंडी सांस भरकर बोली, आंटी जी, मैं अभी आपका सारा सामान मंगवा देती हूँ, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर अमीषा ने अपने ड्राइवर को भेजकर 1 महीने का सारा राशन मंगवा दिया और सारांश को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। सारांश 1 हफ्ते एडमिट रहा। तब तक अमीषा रोज़ उससे मिलने आती रही। सारांश ने अमीषा से पूछा, अमीषा जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया है? मेरे पास तो खाने का ठिकाना नहीं है, मैं हॉस्पिटल का चार्ज कैसे दूंगा? सारांश, मैंने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। मुझे पता है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इसीलिए मैंने बिल के बदले में अपनी एक लिस्ट बनाई है, जिसे तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। अमीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। सारांश ने अमीषा की दी हुई लिस्ट देखी तो उसे ज़ोरदार झटका लगा। वो भौचक्का होकर अमीषा की तरफ देखने लगा। गरीबी वो चादर है मेरे दोस्त, जो ढक लेती है हर अच्छाई को। लोग चादर हटाकर नहीं देख पाते उसमें छिपे एक सच्चे इंसान को। सच ही तो कहा है मैंने। गरीबी इंसान के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। उसकी योग्यता, उसकी सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ इसके नीचे खो जाता है। सारांश भी एक मध्यवर्गीय परिवार से था, जो इंग्लैंड में अपनी बुआ के पास पढ़ने आया था। उसके माता पिता थोड़ी सी संपत्ति छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो विदेश जाए और इंजीनियर बने। सारांश ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जी जान से मेहनत की थी और अपने रिश्तेदारों से कुछ उधार लेकर अपनी दूर की बुआ के पास आ गया था। उसकी बुआ अकेली रहती थी। वो अपनी बुआ की देखभाल करता, घर का सारा काम करता। बुआ की पेंशन से घर का खर्चा चलता था, लेकिन वो इतनी कम थी कि उससे सारा खर्च पूरा नहीं हो पाता। सारांश को अक्सर
भूखा रहना पड़ जाता था। उसकी बुआ गठिया रोग से पीड़ित थी, इसीलिए वो बाजार आदि का काम नहीं कर पाती थी। अत्यधिक परिश्रम करने से सारांश बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड हो गया था। बाजार जाने वाला कोई नहीं था और ना ही खाना बनाने वाला, इसीलिए सारांश और उसकी बुआ 2 दिन से भूखे थे। अमीषा ने उसके लिए राशन का इंतजाम किया और सारांश को हॉस्पिटल ले गई। जब सारांश ने बिल के बारे में जानना चाहा तो अमीषा ने एक लिस्ट उसे पकड़ा दी और कहा कि बिल के बदले में तुम्हें इस लिस्ट में लिखी बातों को मानना पड़ेगा। सारांश डर गया। उसने जब लिस्ट पढ़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। लिस्ट में लिखा था कि मैं अमीषा भारद्वाज जीवन भर के लिए सारांश मिश्रा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। दिल के मोहल्ले में अपना घर बनाना चाहती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी इच्छा है। सारांश, क्या आप मेरे दिल के मोहल्ले में अपना घर बनाना पसंद करेंगे? सारांश एकटक अमीषा की तरफ देखता रहा, मानो उसने कोई असंभव बात कह दी हो। उसने अपना सिर 2 बार झटका। उसे लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो। कहाँ सारांश, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, उसको अमीषा जैसी अमीर लड़की अपना हमसफर बना रही थी। लेकिन वो सपना नहीं था, हकीकत थी। अमीषा उसके सामने बैठी हुई शर्म से सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। सारांश ने अमीषा से कहा, अमीषा जी, आप जानती हैं कि मेरे और आपके स्टेटस में काफ़ी फ़र्क है। मैं एक बेरोजगार निर्धन लड़का हूँ जो किसी प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। वो भी उसे नहीं लगता कि पूरी हो पाएगी। और आप एक अच्छे ख़ानदान की इकलौती बेटी हैं। कोई भी संबंध अपने बराबर वालों से करना चाहिए। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में सोचना पड़े और आप मेरे साथ एडजस्ट ना कर पाएँ। सारांश, मैंने आपको अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय तभी कर लिया था जब मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा था। आपकी मासूमियत और अच्छे स्वभाव ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है। उस लिस्ट की और बातें शादी के बाद लागू होंगी। अमीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपनी बुआ से बात करके आपको बताता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके मम्मी पापा इस बेमेल के लिए राज़ी हो जाएंगे? क्या उन्हें मुझे जैसे गरीब और बेरोजगार युवक को अपना दामाद बनाने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी? सारांश ने अमीषा से अपने मन की दुविधा को साझा किया। सारांश, आप इस बात की चिंता मत करिए। मेरे मम्मी पापा ने आज तक मेरी एक भी बात नहीं टाली। वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे और अगर वो भी नहीं माने तो भी कोई भी मुझे आपसे शादी करने से रोक नहीं सकता। मेरे माँ बाप को मेरी जिद के सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए क्या हो सकता है? अमीषा ने सारांश को दिलासा दिया। सारांश को अमीषा के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसकी गलत आदतों के विषय में बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि कॉलेज में वो किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। वो किसी भी लड़की या लड़के के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। उसे अमीषा अच्छी लगी। उसका हेल्पिंग नेचर बहुत पसंद आया, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हॉस्पिटल से घर आकर जब उसने अपनी बुआ से अमीषा के बारे में बात की तो बुआ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें इस शादी के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी बूढ़ी आंखें देख रही हैं कि अमीषा के परिवार वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। और दूसरी बात, अमीषा और तेरे रहन सहन में काफ़ी फ़र्क है। आगे चलकर तुम दोनों में मनमुटाव ना हो, इस बात का डर लगता है। अमीषा मुझे काफ़ी मॉडर्न लड़की लग रही है और तेरा स्वभाव शर्मीला है। क्या अमीषा तेरे साथ हर सुख दुख में साथ दे सकेगी? सारांश, तुम अच्छी तरह सोच विचार लो। क्या अमीषा तुम्हारे साथ यहाँ रह सकेगी? सुख सुविधाओं में पली बढ़ी लड़की अभाव में जी सकेगी? बुआ की अनुभवी आंखें वो देख पा रही थी, जो शायद सारांश दूर दूर तक नहीं सोच पा रहा था। सारांश सोच में डूब गया। बुआ की एक एक बात सही थी। उसने जब अमीषा से इस बारे में बात की तो उसने हर परिस्थिति में सारांश के साथ रहना स्वीकार कर लिया। उधर अमीषा को अपने मम्मी पापा से सारांश के विषय में बात की तो अमीषा के पिता ने जो कहा वो अप्रत्याशित था।
अमीशा के घर में उसके मम्मी पापा सारांश और अमीशा बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम में पिन ड्रॉप सन्नाटा छाया हुआ था। उसके पापा खामोश थे। वो ना तो हाँ कर रहे थे और ना ही कुछ बता रहे थे। आधे घंटे बीत गए, तब धीरे से वो उठे और अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में चले गए। करीब 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आए और अमीशा से कहा, अमीशा, मुझे तुमसे बहुत ही सीरियस बात करनी है, ध्यान से सुनना। अमीशा को यकीन हो गया कि पापा ज़रूर सारांश के स्टेटस को देखकर उसे समझाएंगे और इस शादी से इनकार कर देंगे। इसीलिए उसने खुद को उनसे बात करने के लिए तैयार कर लिया। अमीशा, हम लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। जहाँ तक हो सकता था तुम्हें अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश की। विदेश में रहते हुए भी अपने देश भारत की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराया। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन शायद हम तुम्हें टाइम नहीं दे पाए। तुम उस माहौल में ढलती चली गई जिस माहौल में यहाँ के निवासी रहते हैं। गलत दोस्त, गलत माहौल, गलत लोगों के साथ रहकर तुम सिगरेट पीना सीख गई, देर रात तक पार्टी करना सीख गई। हम दोनों हमेशा तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन आज सारांश को देखकर हमें थोड़ी सी उम्मीद बंध रही है और हमें खुशी हो रही है कि ज़िंदगी में पहली बार तुमने कोई सही फैसला लिया है। अमीशा, हमें तुम्हारी पसंद जानकर बहुत अच्छा लगा। तुमने सारांश के रूप में बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है। हमें आज तुम पर गर्व हो रहा है कि तुमने पैसों को महत्व न देकर एक अच्छे इंसान को महत्व दिया है। अमीशा, तुम्हारी पसंद हमें पसंद है। अमीशा के पापा और मम्मी अमीशा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अमीशा तो अपने पापा की बात सुनकर कुछ देर के लिए बुत बन गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा इतनी आसानी से शादी के लिए मान जाएंगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने पापा के गले लग गई। ओ पापा, यू आर ग्रेट, आई कांट बिलीव, आई लव यू पापा। आप मान गए शादी के लिए, आप कितने अच्छे हो। अमीशा का बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे घर को अपनी गोद में लेकर खुशी से झूमी। अरे रे रे, बस अब सारा प्यार यहीं पर लुटा दोगी तो अपनी विदाई के समय क्या करोगी अम्मी। उसके पापा उसे चिढ़ाते हुए बोले, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शादी के बाद भी मैं और सारांश आपके पास रहेंगे। सारांश का खुद का घर नहीं है पापा, वो मुझे कहाँ रखेगा। वो तो खुद ही अपनी बुआ के साथ रहते हैं। अमीशा ने अपने पापा से कहा, ओके ओके, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तुम ही तो हम दोनों की जीने का सहारा हो। लेकिन पहले अपने होने वाले पति से तो पूछ लो कि वो यहाँ रहना चाहेगा कि नहीं। अमीशा के पापा सारांश की तरफ देखकर मुस्कुराए। अमीशा ने सारांश की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सारांश एक बार फिर से दुविधा में पड़ गया था। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, जॉब तो दूर की बात थी। सारांश, आपका क्या सोचना है इस बारे में। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग शादी के बाद कहाँ रहेंगे। इसका पता आपको खुद भी नहीं है। बुआ जी के साथ ही हम लोग कब तक रह सकते हैं, और हमें अब यहाँ भी सब कुछ देखना है। पापा का बिजनेस भी अब आपको ही संभालना होगा। हम दोनों के अलावा मम्मी पापा का है ही कौन। सारांश, अगर हम दोनों अब मम्मी पापा के पास रहे तो कैसा रहेगा। आखिर अब हमें भी तो इनकी देखभाल करनी है। अमीशा ने सारांश को समझाते हुए कहा। सारांश कुछ समय तक सोचता रहा। उसे अमीशा की बात सही लगी। आखिर शादी के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे। अंकल जी, मैं अमीशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ हम लोग हमेशा रहने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमीशा और उसके मम्मी पापा ने सारांश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अंकल, मेरी शर्त ये है कि मैं शादी तभी करूँगा जब आप मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने की इजाज़त देंगे। मैं यहाँ रहूँगा ज़रूर, लेकिन मैं अपने पैसों से अमीशा की सारी फरमाइशें पूरी करूँगा। हम और अमीशा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, इसके बाद शादी करेंगे। अमीशा के मम्मी पापा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अमीशा नहीं मानती। वो सारांश से अब एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। अब ये प्रेम अस्थायी था, यह महज कुछ दिनों का आकर्षण, ये तो वक्त के गर्भ में है। अमीशा सारांश से कहती है, नहीं सारांश, हमारी शादी अभी होगी। आप शादी के बाद भी पढ़ाई करते रहना। और रही बात जॉब की, तो पापा का बिजनेस आपको ही संभालना है, तो अब आप ऑफिस जाएंगे। और हाँ, अब आपको पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको अब पैसे की कमी है क्या? मैं तो अब पढ़ाई नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं लगता। सारांश अमीषा के प्यार को देखकर अपना निर्णय बदल देता है और सब कुछ वक्त के हाथ में छोड़ देता है। वो उस समय ये भी भूल जाता है कि उसे इंजीनियर के रूप में देखना उसके माता पिता का सबसे बड़ा सपना था। कुछ ही दिनों में धूमधाम से अमीषा और सारांश की शादी हो गई और इसी के साथ शुरू हुआ अमीषा और सारांश के हकीकत के दिन। करीब 1 साल तक उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। अमीषा सारांश के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद सारा दिन उसका इंतज़ार करती थी। हर महीने सारांश के साथ किसी न किसी टूर पर निकल जाती थी। सारांश जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था, उसे भी दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया। वो अब दोनों हाथों से पैसा लूटने लगा। शराब, शबाब और कबाब तीनों का शौकीन बन गया। अमीषा के मम्मी पापा बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने सारांश के विषय में जो अनुमान लगाया था वो गलत निकला। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। अमीषा को अब लगने लगा था कि सारांश उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ दिखावा करता है। उसने सारांश से जब इस बारे में बात की तो उसके बेशर्मी से हंसते हुए कहा, अमीषा बेगम, दौलत के दर्शन तो तुम्ही ने मुझे कराए थे। अब मैं उस देवी की पूजा ना करूं तो कैसे काम चलेगा? ये बेशुमार दौलत, ये आलीशान बंगला, ये लग्जरी कारें, ये सब किसके लिए हैं? मेरे लिए ही तो। अब तुम्हारे बूढ़े मम्मी पापा तो ऐश करेंगे नहीं। उन्हें तो अब बस 2 रोटी खाकर पड़े रहना है। ऐश तो अब मैं करूँगा, मेरी अमीषा करेगी, है ना अमी? अमीषा को काटो तो खून नहीं। उसने सारांश की ईमानदारी और सच्चाई पर ही फिदा होकर उससे शादी की थी और सारांश की हकीकत ये निकली। उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसने उस रात रात भर सिगरेट फूंकी, शराब पी और उसी हाल में बेसुध होकर सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो एक नया दृश्य उसके सामने था। उसके मम्मी पापा दोनों अपने कमरे में मृत पाए गए। उन्होंने सारांश के बर्ताव से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी या फिर कुछ और था। उन्हें मरने पर मजबूर किया गया, इस बात का पता नहीं चला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं निकला जिसके आधार पर सारांश पर शक किया जा सके। सारांश ने बिजनेस पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। पावर ऑफ अटर्नी पर उन्होंने पहले ही साइन करवा लिए थे और पूरे स्टाफ को अपने तरफ मिला लिया था। अब वो खुलेआम पैसों के साथ खेलने लगा। अमीषा अगर कुछ कहती तो वो उस पर हाथ उठा देता। धीरे धीरे अमीषा भी अपने पुराने रूप में आ गई। उसने फिर से देर रात तक पार्टी करना, शराब सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब सारांश और अमीषा के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। इसी बीच अमीषा गर्भवती हो गई। ये जानकर सारांश बहुत खुश हुआ। उसको हमेशा से बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन अमीषा बच्चा नहीं चाहती थी। उसे डर था कि इस टेंशन भरे माहौल का असर कहीं उसके बच्चे पर ना पड़े। उसने चुपके से अपनी डॉक्टर से संपर्क किया और बच्चे को गिराना चाहा, लेकिन वो डॉक्टर सारांश से मिली हुई थी। उसने सारांश को फ़ोन करके बता दिया। सारांश हॉस्पिटल से अमीषा को ले गया और बच्चा हो जाने तक उसे घर के अंदर ही बंद रखा। उसकी देखभाल के लिए उसने एक नर्स रख दी। अमीषा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। सारांश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अमीषा को उससे कोई मतलब नहीं था। अमीषा पूरी तरह से शराब में डूब चुकी थी। उसे अब ना तो सारांश की कोई फिक्र थी और ना ही अपने बच्चे की। सारांश अब अपनी बेटी के साथ समय बिताता। उसने अपनी बेटी का नाम प्यार से आस्था रखा था। आस्था की देखभाल के लिए उसने एक आया का इंतजाम करा दिया। आस्था धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने मम्मी पापा के बीच होने वाले झगड़ों को देख रही थी। सारांश जब अमीषा का हाथ उठाते तो अमीषा चीख चीख कर उसे गालियां देती थी और अब तो वो सारांश पर हाथ भी उठा देती थी। आस्था उन दोनों को देखकर सहम जाती और आया की गोद में दुबक जाती। आस्था धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो कॉलेज में आ गई थी, लेकिन उसके मम्मी पापा के बीच के झगड़े वैसे ही थे। एक दिन आस्था कॉलेज में थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आया जिसमें वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आस्था परेशान हो गई। उसने अपनी माँ से रोने की वजह पूछी तो अमीषा ने जो कहा वो आस्था के लिए बहुत ही दर्दनाक था। एक चेहरे में छिपे कई चेहरे होते हैं जो दौलत देखकर रंग बदल लेते हैं।
सारांश के ऊपर मुक्त दौलत ने ऐसा जादू किया कि वो सब कुछ भूल गया, अपने माँ बाप के सपने, अपनी पढ़ाई, सच्चाई, ईमानदारी। अमीषा भी अपने पुराने रूप में आ गई थी। बेटी होने के बाद सारांश में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन अब अमीषा बहुत आगे जा चुकी थी। उसे किसी का कोई ख्याल था ना तो आस्था का और ना सारांश का। आस्था इसी माहौल में रहते रहते कॉलेज में पहुंच चुकी थी, बिल्कुल शांत, अपने आप में रिजर्व रहने वाली, हद से ज़्यादा इमोशनल लड़की थी वो। किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी वो, क्योंकि उसे उसके माँ बाप से ही इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला था। कॉलेज में भी उसने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था। जतिन उसे हमेशा अलग थलग देखता था। उसने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन आस्था का रुख देखकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती। आस्था उस दिन भी चुपचाप अपनी क्लास में बैठी हुई थी। तभी उसकी मम्मी की कॉल आई। मम्मी फ़ोन पर ही बहुत रो रही थी। आस्था घबरा गई। उसने पूछा, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? नहीं आस्था, कुछ ठीक नहीं है। तेरे पापा हम सबको छोड़ कर चले गए। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनकी जान ले ली। अमीषा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आस्था के हाथ से मोबाइल छूट गया और वो वहीं बेहोश हो गई। जतिन ने उसे देखा तो दौड़ता हुआ आया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब उसने देखा कि आस्था की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने उसे गोद में उठाया और प्रिंसिपल से परमिशन लेकर एक टैक्सी की, उसके घर का एड्रेस लिया और उसे लेकर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने आस्था को कमरे में पहुंचाया। आस्था की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भले ही वो सारांश से लड़ती झगड़ती थी, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों लोग अपनी ईगो के चलते एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं गहरा प्रेम था। एक दूसरे के दिल के मोहल्ले में उन्होंने अपने अपने घर बनाए थे। आस्था को जब होश आया तो वो पापा पापा चिल्लाती हुई बाहर भागी और अपने पापा से लिपट कर खूब रोई। मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। आस्था को इस हाल में देखकर अमीषा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर माँ बेटी ऐसे दहाड़े मारकर रोई कि वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें बरसने लगी। जतिन ने आस्था को समझाया और सबके साथ मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। आस्था ने ही हिम्मत करके अपने पापा को मुखाग्नि दी। अब तो पूरा घर सुनसान हो गया था, मानो उस घर में अब कोई ना रहता हो। उसके सारे रिश्तेदार एक एक करके चले गए। आस्था ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो अब अपनी मम्मी को संभालती, घर संभालती। अमीषा ने अब नशीली दवाएं भी खाना शुरू कर दिया था। उस सारांश की यादों को भुलाने के लिए उसने दिन रात शराब पीनी शुरू कर दी और सारी धन दौलत अपने दोस्तों में खर्चा करना शुरू कर दी। आस्था ने अपनी मम्मी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। जब तक अमीषा के पास पैसा था, उसके रिश्तेदार और दोस्त उसके पास आते रहे और अमीषा खुले हाथों से पैसे लुटाती रही। लेकिन जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उससे किनारा करना शुरू किया। अब नौबत ये आ गई थी कि उन्हें अपना करोड़ों का बंगला कर्ज की भेंट चढ़ाना पड़ा और वो लोग एक छोटे से किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आस्था को अपने घर का खर्चा चलाने और मम्मी की दवाएं लेने के लिए एक बेकरी में नौकरी करनी पड़ी। ये नौकरी उसे जतिन ने दिलवाई थी। वो भी वहीं पर पार्ट टाइम जॉब करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। आस्था बेकरी में काम करते करते अब जतिन पर थोड़ा बहुत भरोसा करने लगी थी। वो उससे अपनी बातें शेयर करने लगी थी। जतिन भी आस्था की बहुत मदद करता था, उसे सपोर्ट करता रहता। आस्था इतनी दब्बू लड़की थी कि थोड़ी थोड़ी बात पर डर जाती थी, रोने लग जाती थी। तब जतिन ने उसका हौसला बढ़ाया, उसे जीना सिखाया, लोगों की बातों का सामना करना सिखाया। आस्था अब जतिन के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती थी। एक दिन जतिन ने आस्था से कहा, आस्था मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप तो मेरे हर कदम पर मेरे साथ हैं। आस्था केक में मिलाने के लिए अंडा फेंटते हुए बोली, क्या कहना चाहती है वो महलों से टूटी हुई झोपड़ी में आ जाना ये बताता है कि दौलत बड़ी बेवफा होती है। आस्था के पापा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है
और उसकी मम्मी हमेशा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी तरह खुद को शराब और नशे में डुबो देती हैं। कर्ज अधिक बढ़ जाने के कारण उनको वो बंगला भी बेचना पड़ता है और एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहना पड़ता है। आस्था एक बेकरी की दुकान में काम करती है जहाँ जतिन भी रहता है। एक दिन जतिन आस्था से कुछ कहना चाहता है। आस्था, तुम नाराज़ तो नहीं होगी मेरी बात सुनकर? जतिन सिर झुकाकर बोला, नहीं जतिन, मैं क्यों नाराज़ होऊंगी? तुमने तो हर कदम पर मुझे संभाला है। तुम पर तो मैं आँख मूंद कर भरोसा करती हूँ। तुम बेझिझक होकर बोलो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आस्था ने बेफिक्री से जतिन के कंधे पर हाथ रख कर कहा, आस्था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, तुम नाराज मत होना। अगर नहीं करना चाहती तो मना कर देना, लेकिन दोस्ती मत तोड़ना, जतिन ने डरते डरते कहा। आस्था एकदम से चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जतिन को खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने ये बात कही। आस्था नाराज हो गई। अब वो मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखेगी। प्यार पाने के लिए दोस्ती दांव लगा दी तूने। ना इधर के रहे और ना मंजिल ही मिली। जतिन सारा दिन चुपचाप काम करता रहा। आज किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। कितनी बार उसने गलत ऑर्डर के लिए ग्राहक ने कुछ और मंगवाया और उसने कुछ और दे दिया। उसका दिमाग आज काम ही नहीं कर रहा था। आस्था भी उसकी ओर नहीं देख रही थी, गुमसुम सी बैठी हुई थी। आज उसका बनाया हुआ केक भी खराब हो गया। बेकरी मालिक की डांट भी सुनी, नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी भी। आस्था तो वैसे भी एक इमोशनल लड़की थी। आज डांट खाकर उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जैसे ही छुट्टी हुई वो जल्दी से शॉप से बाहर आई और टैक्सी पकड़ने के लिए चली। वैसे उसे रोज़ जतिन ही ड्रॉप करता था, लेकिन आज वो जतिन का सामना करने से कतरा रही थी। वो जतिन को नापसंद भी नहीं करती थी। कोई भी लड़की उसे अपना आइडियल पति मान सकती थी, क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम, इतना केयरिंग। लेकिन पता नहीं क्यों आस्था उससे दूर भाग रही थी। जतिन उसके पीछे भागा, लेकिन वो तब तक टैक्सी में बैठ कर जा चुकी थी। जतिन का मुंह लटक गया। उसने आज अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। आस्था अपने घर आकर बिना कपड़े बदले ही कमरे में चली गई और तकिए में सिर छिपाकर देर तक रोती रही। अमीषा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई और नाश्ता भी नहीं किया तो उसे चिंता होने लगी। उसने आस्था के कमरे में जाकर देखा तो आस्था रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। अमीषा के दिल को कुछ हुआ। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, क्या हुआ आंसू? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी से झगड़ा हुआ है? तू रो क्यों रही है? आंसू, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन तू तो मेरी अच्छी बेटी है ना। क्या अपनी मम्मा को माफ़ नहीं करेगी? क्या अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करेगी? आशा ने अपना सिर उठाकर अपनी मम्मी की ओर देखा। उनकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी हुई थी। सिर शर्म से झुका हुआ था। आस्था तड़प कर अपनी माँ के गले लग गई। मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं अब रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों। क्या हुआ आंसू? बात क्या है? आज इतने वर्षों बाद तू ये बात कह रही है। किसी ने ज़रूर कुछ कहा है। आंसू, तुझे मेरी कसम, पता क्या हुआ? आस्था ने अपनी मम्मी के होंठों पर उंगली रख दी और धीरे धीरे जतिन के प्रपोजल के बारे में बता दिया। अमीषा सारी बातें जानकर खूब हंसी और फिर अचानक सीरियस हो गई। आंसू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा और मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। हम दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तुम्हें भी भूल गए थे अपने झगड़े में। लेकिन आंसू, जतिन को तुम बचपन से जानती हो। वो तुम्हें भी अच्छे से जानता है। जतिन बहुत ही समझदार लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। अगर उसे तुम्हारी दौलत की चाह होती तो वो ये प्रपोजल बहुत पहले रखता। लेकिन अब तो जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं और फिर भी वो तुम्हें अपनाना चाहता है, तो ये उसके सच्चे प्रेम का रिश्ता है। आस्था, तुम जतिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। आस्था ने अपनी मम्मी की बात मान ली और जतिन के पास फ़ोन लगाया। हेलो जतिन। जतिन मानो उसके कॉल के इंतज़ार में ही बैठा हुआ था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ आस्था बोलो। जतिन, मेरी मम्मी ने तुम्हें आज डिनर पर बुलाया है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। आस्था ने कहा। जतिन हकलाने लगा। उसे लगा कि आस्था की मम्मी की डांट खाने का समय आ गया है। उसने कहा, आस्था, तुमने अपनी मम्मी से सब बता दिया? हाँ जतिन, क्यों? नहीं बताना चाहिए था।
आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी अब? कितना बदतमीज लड़का है। जतिन उदास हो गया। मम्मी मम्मी के तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, ये तो तुम्हें यहाँ आकर ही पता चलेगा। अब तुम देवदास की तरह रिएक्ट मत करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। और हाँ, वो हाफ वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर आना, वो कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। आस्था ने उसे थोड़ा सा हिंट दिया। जतिन मूर्खों की तरह उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा, और जब बात समझ में आई तो वो खुशी से झूम उठा। हिफ हिफ हो रही जतिन फ़ोन पर उछलने लगा। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। जतिन आईने के सामने खड़ा हुआ गुनगुना रहा है, अपने बाल संवार रहा है, बार बार खुद को हर एंगल से देख रहा है कि वो कैसा लग रहा है। जब वो संतुष्ट हो गया कि अब कोई कमी नहीं रह गई तो उसने आस्था के लिए एक धानी और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में एक प्यारा सा पटियाला सूट लिया, क्योंकि वो जानता था कि विदेश में रहने पर भी वो हमेशा भारतीय परिधान पहनती है और इंडियन फूड भी खाती है। एक छोटा सा ब्रेसलेट लिया जिसमें चारों ओर सफ़ेद छोटे नग लगे हुए थे, और आस्था की मम्मी के लिए एक कॉटन की गुलाबी साड़ी ली, क्योंकि गुलाबी रंग अमीषा को बहुत पसंद था। जतिन रात 8 बजे आस्था के घर की डोर बेल बजा रहा था। वो बहुत नर्वस हो रहा था। दरवाज़ा आस्था की मम्मी ने खोला और उसे प्यार से अंदर ले गई। आस्था रॉयल ब्लू कलर और येलो कलर के कॉम्बिनेशन का सूट पहने हुए किचन में थी और जतिन की मनपसंद सब्जी दाल के कोफ्ते बना रही थी। जतिन को उसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। आस्था, अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तुम्हारे ये कोफ्ते जब तक मेरे पेट में पहुंच नहीं जाएंगे, मेरा पेट यूं ही खलबली मचाता रहेगा। आस्था और आस्था की मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमीषा बोली, बेटा अब तुम्हें हर रोज़ दाल के कोफ्ते खिलाएगी आस्था। जल्दी से अपनी मम्मी पापा को बुलाओ, अब हमें तुम्हारी और आस्था की सगाई करनी है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जतिन मम्मी पापा को बुलाने की बात सुनकर घबरा गया। अमीषा ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ जतिन, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी पापा को बुलाने के नाम से ही तुम घबरा गए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आंटी जी, असल में मेरी मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, वो विदेश में शादी करने के खिलाफ़ हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो इस शादी से इनकार कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, इसके बाद फिर हम लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए इंडिया जाएंगे। जतिन ने सारी बात क्लियर कर दी। अमीषा को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसीलिए स्वीकार कर लिया और 1 हफ्ते के अंदर उन दोनों की शादी कर दी। और आस्था से कहा, आंसू, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अमीषा ने कहा, कहो मम्मी, मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है क्या? आस्था अपनी मम्मी के गले लगती हुई बोली, आंसू, तुम नौकरी करके सेल्फ डिपेंड बनना, कब इंसान बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मेरा अनुभव है। मैं ये नहीं कहती कि जतिन अच्छा लड़का नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। माँ हूँ ना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी उससे डर लगता है। आस्था ने भी अपनी मम्मी पापा के रिश्ते में हमेशा दरार देखी थी, इसीलिए उसे भी डर लगने लगा। लेकिन जतिन को देखकर उसे अपना डर गलत लगा। वो तो कितना अच्छा है, उसके साथ गलत नहीं करेगा, और मेरे पास तो दौलत भी नहीं है। फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। आस्था ने अपनी मम्मी अमीषा को दिलासा दिया कि जतिन ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहो। अमीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अभी भी उसके मन से पूरी तरह डर नहीं गया था। आस्था जतिन के साथ उसके फ्लैट पर आ गई तो जतिन ने किराए पर ले रखा था। स्टडी तो उनकी पूरी होने ही वाली थी, लास्ट सेमेस्टर था। तब तक दोनों लोग बेकरी शॉप पर काम करते रहे। स्टडी जब कंप्लीट हो गई तो कंपनी ने जतिन को हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़हीन था। आस्था से भी जतिन ने नौकरी करने को कहा, लेकिन उसे नौकरी नहीं करनी थी। अब उसे अपना घर संभालने में अच्छा लगता था। धीरे धीरे 1 साल हो गई, जतिन की तरक्की हो गई, वो अपनी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब वो बहुत बिजी रहने लगा था।
रात को देर से आता और सुबह जल्दी निकल जाता। आस्था जब शिकायत करती तो वो अपनी मजबूरी बता देता और कहता, आस्था हमने बहुत गरीबी देखी है, आज अगर हमें अमीर बनने का मौका मिल रहा है तो हम इस मौके को हाथ से क्यों जाने दी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। आस्था उसकी बात समझती थी, लेकिन उसे अकेलेपन से डर लगता था। एक दिन जतिन ऑफिस से घर आया तो उसने कहा, आस्था मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जतिन बताओ। मेरी मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं वो कब तक जिए। क्या मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जाकर उन्हें देख आऊँ? जतिन ने रोते हुए कहा। हाँ जतिन क्यों नहीं, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। और तुम्हें ही क्यों, मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा करती हूँ मैं पैकिंग करती हूँ, तुम इंडिया की फ़्लाइट का पता करो। आस्था ने कहा, नहीं आस्था, यही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे माता पिता पुराने ख्यालों के हैं, वो कभी भी एक विदेशी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जतिन ने अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। आस्था ने उसकी बेबसी समझी और उसे अकेले जाने की इजाज़त दे दी। जतिन ने उसे एक कंपनी में जॉब दिलवा दी ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। और उसकी माँ को आस्था के पास अमीषा के मन में खटका हुआ। उसने आस्था से कहा भी कि वो जतिन के साथ इंडिया जाए, लेकिन आस्था ने उसे समझा दिया। जतिन इंडिया चला गया और आस्था अपने ऑफिस जाने लगी। फिर से काली रात क्या आने को है, गमों की काली घटा क्या छाने को है, क्यों घने हो रहे हैं डरावने अंधेरे, खुशी घर छोड़कर क्या जाने को है। जतिन आस्था को समझा बुझाकर इंडिया चला गया। आस्था यहाँ अकेली रह गई। वो रोज़ जतिन को फ़ोन करती, उसके माँ बाप का हाल पूछती। जतिन उससे जल्दी जल्दी बात करता और फ़ोन रख देता। आस्था जब उसकी मम्मी पापा से बात करना चाहती तो उसे बहाना बनाकर टाल देता। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अब चुप रहने लगी थी। ऑफिस में भी काम के सिवा जल्दी किसी से नहीं बात करती। ऑफिस का एक ड्रेस कोड था जिसमें सभी को शर्ट ब्लेजर और पैंट में ही जाना होता था, किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं। आस्था की शादी इतनी कम उम्र में ही हो गई थी, ऊपर से ऑफिस की ड्रेस, वो एकदम मासूम सी बच्ची लगती थी। उसी ऑफिस में रजत काम करता था जो इंडिया से ही आया था। वो अब यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आया था। उसने ऑफिस में जब गुमसुम सी इस लड़की को देखा तो पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। उसकी उदास सी आंखें हमेशा नम रहती थी, हमेशा खुद में खोई रहती थी। ना किसी से कुछ बोलना ना हंसना, बस अपने आप में ही बिजी रहना। लंच टाइम में भी वो किसी के साथ अपना लंच शेयर नहीं करती। रजत उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो उसे ज़रा भी लिफ्ट नहीं देती थी। रजत को उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आस्था को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ जतिन को लेकर परेशान रहती थी। जतिन ने ना तो अपना एड्रेस दिया था और ना ही वो उससे डेली बात ही करता था। आस्था जब उसके पास कॉल करती तो वो हाँ हूँ में जवाब देता और कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन रख देता। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि जतिन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इंडिया में ऐसा क्या हुआ जो जतिन वहाँ जाते ही बदल गया। वो टेंशन में थी। अमीषा भी बहुत परेशान थी, उसका डर सच हो रहा था। आस्था आज जब बस स्टैंड पर खड़ी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बस अभी आई नहीं थी। वो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके सिर के ऊपर छतरी लेकर कोई खड़ा हो गया। आस्था ने पीछे मुड़कर देखा तो रजत था। आप यहाँ कैसे? आस्था नर्वस थी। वो अपने चारों ओर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। घबराइए नहीं, मैं भी ऑफिस ही जा रहा था, आपको भीगते हुए देखा तो इधर आ गया। बारिश बहुत तेज़ है, आइए टैक्सी से चलते हैं। मुझे भी तो ऑफिस ही जाना है, साथ चलते हैं। बस का तो कहीं आता पता नहीं है। रजत ने इसे घबराए हुए देखकर जल्दी से कहा कि कहीं वो उसे गलत ना समझ ले। नहीं, आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी ऑटो पकड़कर, आस्था ने धीमे स्वर में कहा। और बिना उसका जवाब सुने आगे बढ़ गई और जल्दबाजी में सड़क पार करने लगी। उसने पीछे से आती हुई बस को नहीं देखा। तभी रजत दौड़कर आया और उसे धक्का दे दिया। वो जब तक कुछ समझ पाती तब तक रजत का एक पैर बस के पहिए के नीचे आ चुका था। बस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए भी
थे, लेकिन होनी तो हो चुकी थी। रजत बीच सड़क में बेहोश पड़ा हुआ था। आस्था बदहवास होकर एम्बुलेंस को फ़ोन लगा रही थी। आते जाते राहगीर उसकी हेल्प कर रहे थे। जैसे ही एम्बुलेंस आई, वो तुरंत रजत के साथ हॉस्पिटल चल दी। समय से पहुंच जाने पर रजत की जान बच गई। पैर को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, केवल अंगूठा और 2 उंगलियां काटनी पड़ी। अगर वो नहीं काटी जाती तो हो सकता था कि पूरे पैर को ही नुकसान हो जाता। जल्दबाजी और परेशानी में मम्मी और जतिन के पास फ़ोन भी नहीं कर पाई। ये तो अच्छा हुआ कि स्टाफ के लोगों को उसने बता दिया और उसकी एक कुलीग सृष्टि ने उसके घर वालों को भी बता दिया। उसकी मम्मी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। आस्था ने उन्हें सारी बातें बताई। हमेशा को रजत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पूरे 12 घंटे बाद रजत को होश आया था और सबसे पहले उसने यही पूछा कि आस्था कैसी है, उसे चोट तो नहीं आई? वो ठीक है ना? नर्स और डॉक्टर समेत सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने बताया, सर आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है सर, आपकी वाइफ ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, वो आपके पास ही बैठी हैं। आप बहुत लकी है सर, जो इतनी केयरिंग बीवी आपको मिली है। कहते हुए नर्स ने रजत और आस्था की तरफ देखा और आस्था को देखकर डर गई। आस्था उसे घूर रही थी। सिस्टर, ये मेरे पति नहीं हैं। हम दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आस्था ने हर शब्द चबा चबा कर कहा। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। नर्स ने एक्सक्यूज़ करते हुए कहा। रजत आस्था की ओर बेखुद होकर देखे जा रहा था। आस्था ने रजत की ओर देखा और कहा, आप मुझे इस तरह से घूरना बंद कीजिए और बताइए कि आप क्या खाएंगे। मैं डॉक्टर से पूछकर आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। आस्था, आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। मेरे लिए इतना परेशान रही आप। मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊँगा? रजत ने कहा। रजत जी, आपने मुझे बचाने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं तो चाहकर भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। क्या रिश्ता है मेरा और आपका? कुछ भी तो नहीं। आस्था की आंखों में आंसू आ गए। आस्था जी, हमारे आपके बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है, जो सारे रिश्तों से बढ़कर, और मैं आशा करूँगा कि आप भी वो रिश्ता दिल से निभाएंगी। आस्था ने चौंक कर उसे देखा। कौन सा रिश्ता? ऐ दिल, तू मुझे आज माता क्यों है? तेरे मोहल्ले में वीरानी ही छानी थी, तो फिर उसमें घर बनाता क्यों है? आस्था जैसी मासूम और इमोशनल लड़की के साथ ईश्वर न जाने कैसी परीक्षा ले रहा था कि एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में सुकून गायब था। जतिन इंडिया जाकर उसको यूं भूल गया था मानो कभी उसकी ज़िंदगी में थी ही नहीं। शादी करने के बाद आस्था उसकी जिम्मेदारी बन गई थी, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाना तो दूर, उससे बात भी नहीं कर रहा था। रजत ये भी नहीं जानता था कि आस्था शादीशुदा है। वो आस्था से बहुत प्यार करता था, उससे बात करना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो हमेशा उदास सी क्यों रहती है, कभी हंसती क्यों नहीं, उसको कौन सा गम परेशान कर रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं पूछ पाता, क्योंकि वो किसी से बात करना तो दूर किसी को देखती भी नहीं थी। रजत हर दिन उसके पीछे बस स्टैंड तक जाता था ताकि उसकी आवाज़ सुन सके, उससे कुछ कह सके। आज वो मौका आया भी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आस्था उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके जा भी तो सकती थी। आखिर वो हॉस्पिटल में क्यों रुकी? आखिर आस्था ने हॉस्पिटल में उसका इतना क्यों ख्याल रखा कि वो वहाँ का स्टाफ उसे मेरी पत्नी समझने लगा। ज़रूर आस्था भी मुझे पसंद करती है, लेकिन कहती नहीं। रजत ने आज उससे अपने दिल की बात कहने की ठान ली थी। आस्था, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। मैंने आज तक इतनी मासूम और सरल लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारी इसी सरलता और मासूमियत ने मुझे कुछ ख्वाब देखने के लिए मजबूर कर दिया है। आस्था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सूरज बन जाओ। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूँ। मेरे घर के आंगन में अपनी पायल छनकाओ। जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे अपनी चूड़ियों की खनक से जगाओ। मेरे चेहरे पर जब तुम्हारे गीले बालों से गिरती हुई पानी की बूंदें पड़ेंगी तो मैं जाग जाऊँगा और मेरे सामने एक कप चाय लेकर खड़ी होकर मुस्कुरा दोगी। मेरे खेतों में दौड़ती हुई तुम नजर आओ। मेरे ख्वाब बहुत छोटे हैं
आस्था, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, एक पत्नी की तरह मेरी देखभाल की। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर सारी ज़िंदगी मेरी देखभाल करोगी? रजत ने उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखा। आस्था उसकी तरफ मूर्खों की तरह देख रही थी। वो क्या कह रहा था? क्या उसे पता नहीं कि वो शादीशुदा है, किसी की पत्नी बन चुकी है? अचानक उसे समझ में आया कि रजत ने क्या कह दिया उसके बारे में। स्टॉप प्लीज़ मिस्टर रजत, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? क्या तुम्हें किसी ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? किसी और की पत्नी को तुम अपना बनाने चले हो? तुम इतना गिर सकते हो, मुझे नहीं पता था। आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, समझे तुम? और एक बात जान लो, मैं जतिन को छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती। इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। अपने ये ख्वाब किसी और लड़की को दिखाना तुम। मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब एक ही साथ देख लिए हैं, अब और कुछ नहीं देखना बाकी मेरी ज़िंदगी में। आस्था गुस्से में कुछ भी बोलती चली गई। रजत ने सपनों में भी नहीं सोचा था आस्था शादीशुदा होगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो मन ही मन ईश्वर से शिकायत करने लगा, हे ऊपर वाले, क्या तुझे मेरे ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? जिस लड़की को मैंने अपनी हर सांस के साथ चाहा, जिसे मैं अपने ख्वाब में देख रहा हूँ, किसी और की किस्मत में है। रब जानता है कि मैंने इसके अलावा किसी और की ख्वाहिश ही नहीं की। फिर वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं लिखी गई? क्या मेरे प्यार में कोई खोट थी? उसे तो मैंने पहले दिन से ही बेइंतहा मोहब्बत किया था, फिर मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? रजत का बस नहीं चल रहा था, वरना वो पूरी दुनिया से आस्था को छीन लेता। पर जतिन से कैसे छीनता? वो तो उसका पति था, उसका पूरा अधिकार है उसके ऊपर। अब तो बस यही दुआ है कि आस्था अपने पति के साथ हमेशा खुश रहे। आस्था ने रजत के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आस्था को दुख तो हुआ, लेकिन वो जानती थी कि वो जो चाह रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया उसके आंसुओं को और सिस्टर से बोली, सिस्टर मैं जा रही हूँ, अभी ऑफिस जाकर दूसरे स्टाफ को भेजती हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखना। ओके? ओके मैम, आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे, आप जाइए, सिस्टर ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। वो आस्था और रजत की बातें सुन रही थी और उसे आस्था का गुस्सा अच्छा नहीं लगा। आस्था ने उसकी रूडनेस को महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। ऑफिस में उसने सृष्टि को रजत के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, लेकिन रजत और अपने बीच हुई बात नहीं बताई। सृष्टि बचपन की उसकी क्लोज फ्रेंड थी, वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी और आस्था के ही ऑफिस में थी। सृष्टि ने ऑफिस में सबको बता दिया और सब लोग छुट्टी के बाद रजत से मिलने हॉस्पिटल पहुँचे। सृष्टि ने रजत की ऐसी हालत देखी तो उसे आस्था पर गुस्सा आया कि वो रजत को इस हाल में छोड़कर कैसे चली गई। उसने आस्था को बहुत डांटा। तब आस्था ने सृष्टि को सारी बातें बताई। सृष्टि रजत के लिए परेशान हो गई। वो रजत को पसंद करती थी, लेकिन उसे आज पता चला कि रजत आस्था को हद से ज़्यादा प्यार करता है। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी। उसने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो आस्था को भी उतना ही मानती थी जितना रजत को। उसे आस्था की मैरिड लाइफ के बारे में भी अच्छे से पता था। 2 महीने के वादा करके जाने वाला इंसान 2 साल बीत जाने के बाद भी आने का नाम नहीं ले रहा। रजत आस्था के बारे में कोई उम्मीद न लगाई, इसीलिए सृष्टि ने रजत को आस्था और जतिन के बारे में सब कुछ बता दिया। रजत को ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। वो बहुत ही नाजुक सी लड़की थी, क्या वो उसकी कभी कोई मदद कर पाएगा? रजत ने जब ये जाना कि आस्था शादीशुदा है तो उसने भगवान से खूब शिकायत की, लेकिन उसे क्या होता है, वो उसकी किस्मत में तो नहीं थी। सृष्टि ने जब आस्था के बारे में बताया तो वो बहुत दुखी हो गया। उसने दिल में यही दुआ मांगी, कुछ लेन देन हो हम दोनों के बीच। मेरी खुशियाँ अब तेरे घर जाने लगी, तेरा गम अब मुझे रास आने लगी। तुझे याद करके जो बहाने लगे, मेरे दिल का मोहल्ला वीरान ना हो, तेरी यादें ही उसमें घर बनाने लगे। आस्था घर आकर अपनी मम्मी को गले लगाकर खूब रोती है। क्या नहीं किया उसने जतिन के लिए, और जतिन ने उसकी कोई कदर नहीं की। आखिर क्यों उससे बात नहीं कर रहा, ना ही उसको अपना एड्रेस दे रहा है? ऐसा क्या हुआ जो वो अभी तक
उसने मेरी कोई खबर नहीं ली। अमीषा उसका सिर गोद में रखकर सहलाती रही। आस्था अपने कमरे में चली गई। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीक्रेट पद के लिए एप्लीकेशन डाला था क्योंकि उसे रजत से दूर रहना था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वो बच नहीं पाती थी। आज उस कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आया था। 2 दिन बाद उसे ज्वाइन करना था। अगले दिन वो अपना रिजाइनिंग लेटर देने ऑफिस गई। सब हैरान थे कि वो ये कंपनी क्यों छोड़ रही है। केवल सृष्टि को पता था कि आस्था रजत की वजह से यहाँ से जा रही है। आस्था ने रजत को कुछ भी नहीं बताने के लिए सृष्टि को कसम दी और रजत से बिना मिले ही वहाँ से चली गई। उसने अपनी नई कंपनी ज्वाइन कर ली। पहले दिन जब वो ऑफिस पहुँची तो उसे तेज झटका लगा। ऑफिस में जतिन बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ था। जतिन भी उसे देखकर चौंक गया क्योंकि उसने सेक्रेटरी के लिए लड़की सिलेक्ट करने का काम अपने पीई को दिया था, खुद नहीं देखा था। आस्था और जतिन एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। आस्था की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जतिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी तेजी से दरवाज़ा खुला और एक बॉय कट बालों वाली लड़की, करीब 25 बरस की लड़की उसके कमरे में आई। उसने जतिन को अपनी बाहों में भर कर किस किया और कहा, स्वीट हार्ट, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। जॉर्ज लिविस, मार्टिन सब जा रहे हैं फार्म हाउस पर। तुम्हें चलना हो तो बोलो। मैं अपनी फ्रेंड लूसी, बिनी और अनायरा को भी बुला लेती हूँ। सारा सामान मैंने ले लिया है। खूब इंजॉय करेंगे सारे लोग मिलकर। रात भर डांस करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। जतिन ने एक बार आस्था को देखा और फिर भी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, बिल्कुल एनी, नेकी और पूछ पूछ। तुम अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना। और हाँ, उसको ज़रूर बुला लेना। क्या नाम है उसका? मायरा। क्या मस्त लड़की है, कितना अच्छा डांस करती है, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, इससे मिलो। ये है मेरी नई सेक्रेटरी आस्था। और आस्था, ये है मेरी स्वीट हार्ट, माई लाइफ, माई वाइफ जेसिका। आज इसी की बदौलत मैं एक नामी बिजनेसमैन बन गया हूँ। मेरे पास अथाह दौलत है, खूबसूरत बीवी है, मज़े ही मज़े हैं मेरे, है ना जेसी? जतिन ने जेसिका को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, वाई नॉट जीतू, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ओके, तुम अपनी नई सेक्रेटरी के साथ टाइम पास करो, मैं चलती हूँ। जब सारा अरेंजमेंट हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। जेसिका ने आस्था की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और जतिन को एक फ्लाइंग किस करते हुए चली गई। आस्था को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई ख्वाब देख रही थी। जतिन ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई? ये हकीकत नहीं, सच्चाई है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। अब तुमसे क्या छिपाना। मैं पैसे का पुजारी हूँ। मैं औरतों के पास एक ख़ास मकसद से जाता हूँ जिनसे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला होता है। तुमसे पहले और तुमसे बाद ना जाने मेरी लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी, ना जाने कितनी वाइफ बन चुकी। कॉलेज में मैं कभी पढ़ने गया ही नहीं। तुम उस समय मेरे लिए एक मोहरा थी यहाँ विदेश में अपने पैर जमाने का, क्योंकि तुम्हारे पास ब्रिटिश नागरिकता थी। और जब मेरा मकसद हल हो गया तो मैंने नए शिकार की खोज करना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे पास था ही क्या। आस्था बिल्कुल बुद्ध बनकर खड़ी थी और जतिन को सोनी आंखों से देख रही थी। जतिन का बोलना जारी था, आस्था, मैं इंडिया नहीं गया तुम्हें छोड़कर, नई खोज पर निकल गया था। ऐसे एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही सीधी सादी लड़की हो, बिल्कुल मासूम सी। तुमसे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिल सकती थी, लेकिन मुझे बीवी बदलने रहने का शौक़ है। इसीलिए सॉरी स्वीट हार्ट, अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो। वाइफ का लाइसेंस अब जेसिका को मिल गया है। जतिन की जहरीली मुस्कुराहट उसे अंदर तक भेद गई। आस्था के दिल से एक कराह निकली। उसके दिल का मोहल्ला खाली हो चुका था। घर का मालिक जा चुका था और वो भी उस घर को बुरी तरह तहस नहस करके धोखे की तेज भूकंप ने जतिन के घर की इमारत पूरी तरह ढहा दी। अब उस मोहल्ले में कोई नहीं रहता था। आस्था ने एक दर्द भरी निगाह जतिन के चेहरे पर डाली और वहाँ से निकल आई। वापस अपने पुराने ऑफिस आई और सृष्टि को बुलाकर उसके गले लगकर खूब रोई। उसके सब्र का बांध टूट गया था। कितना सहती, कितना बर्दाश्त करती, आखिर वो भी तो एक इंसान ही थी।
सृष्टि की भी आंखें भर आई। रो तो कोई और भी पड़ा जो उसके पीछे खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। रजत से अब रहा नहीं गया। वो कल ही डिस्चार्ज होकर आया और मना करने के बावजूद उसने ऑफिस ज्वाइन किया केवल आस्था को देखने के लिए। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आस्था ने रिजाइन कर दिया है। तब से वो पागलों की भांति आस्था का पता लगा रहा था। दूसरे ही दिन आज अचानक फिर से आस्था को देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो सृष्टि और आस्था के पीछे पीछे चला आया था और सारी बातें सुनकर वो सृष्टि के पास आया और बोला, सृष्टि, अब मैं आस्था का एक नहीं सुनूंगा। मैं इसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में दूर दूर तक नहीं हो रजत। मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मेरी तो शादी हो चुकी है। मैं इतने धोखे खा चुकी हूँ कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। आसना ने टूटे हुए लहजे में कहा। रजत और सृष्टि ने उसे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। रजत उससे अपने दिल की बात कहता रहा और आस्था इनकार करती रही। आज समंदर के किनारे भी रजत फिर से आस्था से यही बात कर रहा था, लेकिन आस्था ने इस बार भी इनकार कर देने से वो बुरी तरह टूट गया था। उसे अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं था। आस्था को इन 5 सालों में रजत के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था, लेकिन वो अपने आप से डरती थी कि कहीं वो रजत के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो रजत थके हुए कदमों से धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ रहा था। आस्था को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो उसके पीछे भागी। तभी एक तेज लहर आई और रजत को समंदर के अंदर ले गई। आस्था ये देख कर जोर से चिल्लाई, रजत, आई लव यू। तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें लौटना होगा। शायद ये उसकी सच्ची दुआ का असर था कि एक दूसरी लहर अपने साथ रजत को भी समंदर के किनारे छोड़ गई। मानो समंदर को भी आस्था के ऊपर तरस आ गया हो। आसपास के लोग वहां आए और रजत के पेट से पानी निकालने लगे। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब रजत को होश आया तो आस्था ने रजत को देखकर उससे यही सवाल पूछा, क्या तुम मेरे दिल के मोहल्ले में अपना घर बनाना पसंद करोगे? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, वो भी हाँ में। रजत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे दिल के मोहल्ले में अपना घर बनाऊंगा और अब उसमें तुम चारों तरफ 4 दीवारी बना देना। उस दिल के मोहल्ले में बस हम दोनों होंगे और कोई नहीं। इतना कहकर उसने आस्था को सीने से लगा लिया। आस्था भी खुश थी। आखिर अब उसके दिल का मोहल्ला बस गया था। उसे सही मकान मालिक मिल गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।